नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में फरवरी 2023 माह के करंट के अंतर्गत दो प्रमुख टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें पहला होगा खेल और दूसरा है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। और ये दोनों पार्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं खेल से। और खेल में जो सबसे पहला खेल होगा वो है क्रिकेट। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक दिया है वो है महिला T20 वर्ल्ड कप 2023। देखिए यहाँ पर जो आपसे सबसे बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो T20 महिला विश्व कप हुआ 2023 ये कौन सा संस्करण था। तो याद रखिएगा ये 8वां संस्करण था। और यदि आपसे पूछा जाए कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया तो आपका सीधा जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में। और प्रारंभ कब हुआ तो 10 फरवरी 2023 से। याद रखिएगा आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। तो याद रखिएगा इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया। यदि आपसे यह पूछा जाए कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल मैच में 19 रन से हराकर महिला T20 विश्व कप को जीत लिया। यानी इस टूर्नामेंट को किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को। और यह मैच 26 फरवरी 2023 को हुआ था। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने ये मैच जीता है, ये विश्व कप जीता है, ये छठी बार उन्होंने T20 विश्व कप जीता है। इसके पहले उन्होंने 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में और 2020 में उन्होंने T20 महिला विश्व कप जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो 2020 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप हुआ था वो 7वां संस्करण था। और इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह चैंपियनशिप जीती थी। क्लियर है? यदि हम बात कर ले महिला T20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण की तो इसका पहला संस्करण 2009 में हुआ था। अगर हम इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो याद रखिएगा गार्डनर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। इन्होंने 110 रन और 10 विकेट लिए। यदि आपसे यह पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया तो याद रखिएगा मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के लिए यह पहला आईसीसी विश्व कप फाइनल था। यानी जो दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम थी वो पहली बार फाइनल में खेली थी। क्लियर है? अगला जो खेल है वो है रणजी ट्रॉफी से संबंधित, रणजी ट्रॉफी 2023। अब यहां पर देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रणजी ट्रॉफी 2023 है इसे किसने जीता। तो याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी 2023 को टीम सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीत लिया है। क्लियर? तो ये बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी 2023 टीम सौराष्ट्र ने जीता। किसको हराकर? तो टीम बंगाल को। याद रखिएगा ये जो रणजी ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच है ये कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में खेला गया था। याद रखिएगा पिछले 3 सीजन में दूसरी बार चैंपियन बनी है सौराष्ट्र की टीम। इसके पहले सौराष्ट्र ने 2019-20 में रणजी ट्रॉफी को जीता था। ठीक है? और अब 2023 में भी उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीत ली है बंगाल को हराकर। यदि आपसे यह पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया तो याद रखिएगा सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया तब आपका जवाब होगा अर्पित वशौदा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। याद रखिएगा ये जो सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट हैं इन्होंने अपनी कप्तानी में दूसरी बार सौराष्ट्र को चैंपियन बनाया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है महिला प्रीमियर लीग 2023। याद रखिएगा ये जो महिला प्रीमियर लीग है इसके लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में खिलाड़ियों की नीलामी संपन्न हुई 13 फरवरी 2023 को। अब यहां पर एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि जो महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई इसमें सबसे महंगी कौन खिलाड़ी थी। तो याद रखिएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अर्थात आरसीबी ने स्मृति मंधाना को 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा और ये महिला प्रीमियर लीग अर्थात WPL की सबसे महंगी भारतीय बल्लेबाज बन गई। क्लियर? तो इसको ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा ये जो महिला प्रीमियर लीग है इसका उद्घाटन संस्करण 4 मार्च को और इसका फाइनल मुकाबला 26 मार्च 2023 को खेला जाएगा। अगर हम कुछ अन्य खिलाड़ियों की बात कर लें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एशले गार्डनर को गुजरात जॉइंट्स ने परचेज किया है। कितने में? 3.20 करोड़ रुपए में। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड के कप्तान नताली स्पीकर को 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। और वहीं यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति शर्मा को 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा है। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे और स्मृति मंधाना का नाम भी याद रखेंगे कि WPL की सबसे महंगी भारतीय बल्लेबाज बनी है जिनको 3.4 करोड़ रुपए में किसने खरीदा है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। क्लियर है? अगला देखिए, देखिए यहां पर जो क्रिकेट से संबंधित आपने ये 3
टॉपिक देखे हैं, यहां से निश्चित तौर पर परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनेंगे। अगला जो गेम है वो है हॉकी, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। याद रखिएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात आईटीबीपी की केंद्रीय आइस हॉकी टीम ने तीसरी बार राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 था, ये 12वां संस्करण था, और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, लद्दाख के लेह में इस 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात IHAI के द्वारा किया गया। फाइनल मुकाबले की बात करें तो फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी की टीम ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से पराजित किया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम यहां पर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात कर लें अर्थात IHAI की, तो भारत में आइस हॉकी का ये शासी निकाय है, और 27 अप्रैल 1989 को अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ अर्थात IIHF का ये सदस्य बना था। और यदि हम इस एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं KL कुमार। क्लियर है? अगला देखिए, अगला गेम है शतरंज, और इसमें जो सबसे पहला दिया गया है वो है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023। याद रखिएगा, ये जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 है, इसको किसने जीता? सबसे महत्वपूर्ण बात तो याद रखिएगा, डच खिलाड़ी अनीस गिरी ने इस टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये डच खिलाड़ी का मतलब क्या हो गया? डच खिलाड़ी का मतलब कि ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं अनीस गिरी, जिन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीता है। अब ये प्रश्न बनता है कि ये अनीस गिरी ने किसको हराकर ये टूर्नामेंट जीता है? तो याद रखिएगा, रिचर्ड रैपॉर्ट को हराकर अनीस गिरी ने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 जीता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रिचर्ड रैपॉर्ट है ये किस देश से संबंधित है? तो यहां पर इसको याद रखिएगा, ये रोमानिया से संबंधित है। क्लियर है? अब यहां पर याद रखिएगा कि ये जो अनीस गिरी है, ये 5 बार उप विजेता के तौर पर ये रहे, और इस बार इन्होंने पहली जीत हासिल की है। क्लियर है? यहां पर अगर हम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 की बात करें तो याद रखिएगा, ये टूर्नामेंट नीदरलैंड में आयोजित एक वार्षिक शतरंज टूर्नामेंट था, और ये 2023 का कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, ये 85वां संस्करण था। क्लियर है? ये जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 नीदरलैंड में आयोजित हुआ, ये 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित हुआ। अगला है 80वें ग्रैंड मास्टर विग्नेश एनआर। याद रखिएगा, जर्मनी के IM इल्जा स्नाइडर को हराकर भारत के शतरंज खिलाड़ी विग्नेश एनआर ने भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए। क्लियर है? तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि यहां पर जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, वो कौन बने हैं? विग्नेश एनआर। इन्होंने किसको हराया है? तो याद रखिएगा, जर्मनी के IM इल्जा स्नाइडर को हराया है। कई बार आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहे विग्नेश एनआर किस खेल से संबंधित हैं? तो आप सीधा जवाब हो जाएगा शतरंज से। याद रखिएगा, ये जो विग्नेश एनआर हैं, इन्होंने जर्मनी में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 जीता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि विग्नेश ने लाइव रेस्टिंग्स में 2500 रन को पार किया, और विग्नेश के जो बड़े भाई हैं उनका नाम क्या है? विशाख एनआर। उन्होंने 2019 में भारत के वो 59वें GM बने थे। GM का मतलब ग्रैंड मास्टर। क्लियर है? तो यानी कि ये जो विग्नेश एनआर 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इसके पहले इनके भाई विशाख एनआर 2019 में भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विशाख और विग्नेश भारत के पहले भाई बने जो ग्रैंड मास्टर है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला गेम है फुटबॉल, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फीफा क्लब विश्व कप। यहां पर आपसे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो फीफा क्लब विश्व कप है ये किसने जीता? तो याद रखिएगा, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है रियल मैड्रिड। इस रियल मैड्रिड ने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है, और याद रखिएगा 9 वर्षों में 5वीं बार इस रियल मैड्रिड क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप को जीता है। क्लियर है? अब यहां से दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो रियल मैड्रिड है इसने किसको हराकर फीफा क्लब विश्व कप जीता? तो याद रखिएगा, रियल मैड्रिड ने सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराकर ये फीफा क्लब विश्व कप जीता है। याद रखिएगा, ये जो फाइनल मुकाबला था ये मोरक्को की राजधानी रबात के प्रिंस मैले अब्दुल्लाह स्टेडियम में खेला गया था। अभी मैंने आपको बताया कि रियल मैड्रिड ने कुल 5वीं बार ये फीफा क्लब विश्व कप जीता है। इसके पहले इन्होंने 2014, 16, 17, 18 में ये खिताब जीता था। अगला देखिए, अगला विविध खेल से संबंधित यहाँ पर टॉपिक है, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है खेलो इंडिया विंटर गेम। याद रखिएगा, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KIWG 2023 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन कहां पर किया गया?
तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के खूबसूरत शहर गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 10 से 14 फरवरी 2023 के बीच। याद रखिएगा गुलबर्ग में इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण है। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि 2020 और 2021 में आयोजित पिछले 2 संस्करण की मेजबानी संयुक्त रूप से गुलमर्ग और लेह के द्वारा की गई थी। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 जो कि गुलमर्ग में आयोजित हुआ, इसमें भारत के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और इस संस्करण के 9 विंटर गेम्स में यह प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 है, इसका आयोजन भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साथ जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू और कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन कराया गया था। यदि हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पदक तालिका को देख लें तो इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो याद रखिएगा इसमें नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है, जिसने 26 स्वर्ण जीते हैं, 25 रजत और 25 कांस्य और कुल मिलाकर 76 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसने 13 स्वर्ण पदक जीता है, 8 रजत और 6 कांस्य और कुल मिलाकर 27 पदक जीता है। तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, जिसने 10 स्वर्ण जीता है, 14 रजत, 7 कांस्य और कुल मिलाकर 31 पदक। यहां पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश से कम पदक जीता है कुल में, लेकिन महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला। क्यों? क्योंकि इसने हिमाचल प्रदेश से ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण पदक की संख्या और कुल पदकों की संख्या आप ध्यान में रखेंगे और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक संख्या याद रखेंगे और कुल पदक संख्या आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला है इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023। याद रखिएगा ये जो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 है, ये इसके एमआरएफ फार्मूला 2000 वर्ग में साई संजय राष्ट्रीय चैंपियन बने। ठीक है? याद रखिएगा ये जो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप है, इसमें कई आयोजन होते हैं। उसमें एक है एमआरएफ फार्मूला 2000 वर्ग और इस वर्ग में साई संजय राष्ट्रीय चैंपियन बने। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने 12 रेस 4 राउंड नेशनल में 201 अंक प्राप्त किए और इसी एमआरएफ फार्मूला 2000 वर्ग में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर रेहान मोहम्मद रहे, जिनका कुल अंक है 165 और ये साई संजय से 36 रनों से रेस हार गए थे। क्लियर है? तो इस रेस को किसने जीता? साई संजय ने। और दूसरे नंबर पे कौन थे? रेहान मोहम्मद। ये इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के किस वर्ग की बात हो रही है? एमआरएफ फार्मूला 2000 वर्ग की। क्लियर है? अगर हम इस चैंपियनशिप के कुछ अन्य वर्गों की बात कर लें तो यहां पर अगला वर्ग है LGBF 1300। याद रखिएगा ये जो LGBF 1300 वर्ग है, इसमें जो राष्ट्रीय खिताब जीता है वो जीता है विश्वास विजयराज ने। अगला है ITC का ताज। तो याद रखिएगा ITC का ताज हासिल किया है अर्जुन बालू ने और ये उनका 11वां राष्ट्रीय खिताब था। अगला देखिए, इसमें देखिए कुछ और चैंपियनशिप हैं, जैसे रितेश राय, इन्हें सुपर स्टॉक के रूप में चैंपियनशिप घोषित किया गया। और अगर हम बात कर लें अक्कीनेमी आनंद प्रसाद की, तो इन्हें IJTC राष्ट्रीय चैंपियनशिप के रूप में घोषित किया गया। अगला जो खेल है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। याद रखिएगा ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है, इसका आयोजन कब हुआ? तो याद रखिएगा 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच इसका आयोजन हुआ। ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखिएगा ये 5वां संस्करण है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? KIYZ। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल अलग अलग 11 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? तो ये बात क्लियर कट याद रखेंगे कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 स्थानों पर आयोजित किया गया। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था, तो याद रखिएगा इसका शुभंकर था आशा। यदि हम बात कर लें खेलो इंडिया की मसाल की, तो याद रखिएगा खेलो इंडिया की मसाल को अमरकंटक नाम दिया गया था और इस पर मां नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई थी। यदि हम इस 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग की बात कर लें तो इसका थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और इस हिंदुस्तान का दिल धड़का दो को किसने गाया? तो मशहूर गायक शान ने इसको अपनी आवाज दी थी। क्लियर है? अगला है, यहां पर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो था 5वां, इसमें पदक तालिका के ऊपर अगर नजर डालें तो इसमें नंबर 1 पर महाराष्ट्र आता है, जिसने 56 स्वर्ण पदक जीता था, 55 रजत जीता था और 50 कांस्य पदक। और महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर 161 पदक जीता था 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। दूसरे नंबर पे हरियाणा, इसने स्वर्ण पदक जीता था 41, कुल पदक जीते थे 128। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था 39 स्वर्ण पदक। चौथे स्थान पर राजस्थान था 19 स्वर्ण पदक और दिल्ली का 16वां
ये 5वें स्थान पर था और कुल मिलाकर इसने 64 पदक जीते थे और स्वर्ण पदक 16 जीते थे। क्लियर है? तो इतनी बातें आप यहाँ पर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023। याद रखिएगा, ये जो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो याद रखिएगा, झारखंड के मोराबादी में ये आयोजित हुआ था, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023। दूसरी बात, ये कब आयोजित हुआ? 14 फरवरी 2023 को। और याद रखिएगा, इस नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की अगर बात करें, पुरुषों और महिलाओं की जो 20 किलोमीटर की रेस थी, पुरुषों में कौन जीता? अर्शदीप सिंह, और महिला में प्रियंका गोस्वामी ने चैंपियनशिप जीती है। क्लियर? याद रखिएगा, भारत के अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने ये खिताब जीतने के साथ ही साथ पेरिस 2024 ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्लियर? तो ये पूरी बात ध्यान में रखेंगे आप। अगला है फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन। यहां पर आपसे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन था, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, लद्दाख के पैंगोत्सो में भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन किया गया और यह आयोजन 20 फरवरी 2023 को किया गया। याद रखिएगा, इस आयोजन के लिए सेना और आईटीबीपी की जिम्मेदारी दी गई थी। याद रखिएगा, लद्दाख में 21 किलोमीटर का यह मैराथन था। इसकी शुरुआत लुकुंग से हुई और कहां तक? मानगांव तक। यानी इसकी शुरुआत लुकुंग से मानगांव तक की थी और इसमें भारत और विदेश के 75 चयनित एथलीट ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है 14वीं एशियाई लॉन बाउल्स चैंपियनशिप। याद रखिएगा, ये जो 14वीं एशियाई लॉन बाउल्स चैंपियनशिप 2023 है, इसमें किसने पदक जीता? तो याद रखिएगा, इसमें भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहां पर यह भी याद रखेंगे, इसका क्रम क्या है? 14वां है और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारतीय महिला टीम ने। याद रखिएगा, ये जो 14वां एशियाई लॉन बाउल्स चैंपियनशिप था, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। क्लियर है? और याद रखिएगा, भारत की जो महिला टीम थी, उसने मलेशिया के ऊपर ही जीत हासिल करके इस खिताब को जीता है। अब भारतीय टीम में कौन कौन सी प्रमुख खिलाड़ी थी, जरा इनके नाम को भी देख लीजिए। कई बार इनका नाम लिखकर इनके खेल को सीधे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इसमें भारतीय महिला टीम में नयन मोनी सैकिया थी, लवली चौबे थी, पिंकी सिंह थी, रानी टिर्की थी। क्लियर है? याद रखिएगा, अब तक आयोजित इस चैंपियनशिप ने भारत ने ये चौथा पदक जीता है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे यह पूछा जाए कि ये जो 14वीं एशियाई लॉन बाउल्स चैंपियनशिप है, ये कब और कहां आयोजित हुई, तो याद रखिएगा 17 फरवरी से 23 फरवरी 2023 के बीच मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार यहां पर खेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट थे फरवरी 2023 माह के, उसको कंप्लीट करा दिया गया। अगला पार्ट है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो है सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति। याद रखिएगा, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आसपास माइनर प्लैनेट सेंटर अर्थात एमपीसी ने 12 नए चंद्रमा को खोजे। क्लियर है? तो याद रखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, आप सभी जानते हैं। इसके इर्द गिर्द 12 नए चंद्रमा खोजे गए। किसके द्वारा? माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा। यहां पर याद रखिएगा, इन 12 नए चंद्रमा के खोजे जाने के बाद बृहस्पति हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इसके जो वर्तमान कुल उपग्रहों की संख्या है वो है 92। क्लियर है? तो इस बात को आप यहां पर ध्यान रखेंगे और इतनी ही बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है बार्ड चैटबॉट। याद रखिएगा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इस बात की घोषणा की कि जल्द ही बार्ड नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा, उन्होंने बताया कि इसका जो मूल उद्देश्य है वो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित चैट जीपीटी टूल की लोकप्रियता का मुकाबला करना। तो यहां पर देखिए, आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि चैट जीपीटी ये टूल किट किसके द्वारा डेवलप की गई है, तब आपका जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसको चैलेंज करने के लिए, इसको बीट करने के लिए अब गूगल के सुंदर पिचाई ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो जल्द ही बार्ड नाम से एक चैटबॉट को लॉन्च करेंगे। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात कर लें बार्ड की, तो बार्ड रचनात्मकता के लिए एक आउटलेट और जिज्ञासा के लिए एक लॉन्च पैड होगा। इसके अतिरिक्त यह चैटबॉट नासा के जेम्स से कई खोजों जैसे जटिल विषयों की व्याख्या करने में भी ये सक्षम होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, गूगल शुरू में बार्ड को LAMDA के हल्के मॉडल के संस्करण के रूप में जारी करेगा, जिसके लिए कम कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होगी। यदि हम गूगल के वर्ड के मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो शायरी या कविता लिख सकता हो या कवि हो। क्लियर है?
तो यहां पर बस आपको दो बातें सीधे सीधे याद रखनी है कि अगर वर्ल्ड चैटबॉट की बात होगी तो ये गूगल का है, और अगर चैट जीपीटी की बात होगी तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है चक्रवात गैब्रियल। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर एक चक्रवाती तूफान आया जिसका नाम क्या है? गैब्रियल। तो याद रखेंगे, ये जो चक्रवात गैब्रियल है ये कहां पर आया था? ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर आया था। इसके कारण न्यूजीलैंड के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा की गई, ये 6 क्षेत्रों पर लागू होगी: नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, टाइराविटी, वे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो और हॉक्स बे पर। क्लियर है? याद रखिएगा, न्यूजीलैंड ने ये तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की है। इसके पहले उन्होंने 2019 में क्राइस्ट चर्च पर जब आतंकवादी हमला हुआ था उस समय आपातकाल की घोषणा की थी। उसके बाद 2020 में जब कोविड महामारी आई थी उस समय न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा की थी। अब तीसरी बार जब न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर चक्रवाती तूफान गैब्रियल आया है तब न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 6 क्षेत्रों में की है। अगला टॉपिक है निसार उपग्रह। देखिए, यहां पर निसार उपग्रह के बारे में जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस निसार उपग्रह से संबंधित जो प्रोजेक्ट है इसको नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। दूसरी बात, ये जो निसार उपग्रह है ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसकी संभावना प्रक्षेपण की जो है वो सितंबर में है। क्लियर है? याद रखिएगा, फरवरी 2023 के अंत में ये भारत भेजा जाएगा। अब निसार उपग्रह की उपयोगिता क्या होगी? तो जैसा कि अभी आपने जाना कि ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से और अधिक अच्छे विस्तार रूप में यह अध्ययन करने में मदद करेगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम बात कर लें निसार उपग्रह के एग्रीमेंट की तो याद रखिएगा, इसरो और नासा के बीच में 2014 में ही 2800 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह के लिए समझौता किया गया था। क्लियर है? अगला टॉपिक है प्रक्षेपण यान SSLV-D2। याद रखिएगा, 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। याद रखिएगा, रॉकेट SSLV-D2 द्वारा 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया। यदि हम इन 3 उपग्रहों की बात कर लें तो इसमें इसरो का EOS-07, अमेरिका का JAN-US फर्स्ट और चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादी सेट 2 इसमें शामिल है। याद रखिएगा, SSLV की जो पहली प्रक्षेपण उड़ान थी वो पिछले वर्ष 9 अगस्त को हुई थी, जो आंशिक रूप से विफल रहा था। लेकिन जो ये SSLV-D2 की दूसरे संस्करण की ये जो उड़ान थी ये सफलतापूर्वक रही और इसे 10 फरवरी 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है IDEX इन्वेस्टर हब। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेस्टर हब को लॉन्च किया है और इसके तहत जो भारत के प्रमुख निवेशक हैं उन्होंने पहले ही 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का वादा इसमें किया है। यदि हम IDEX इन्वेस्टर हब के उद्देश्य की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में निवेश को और बढ़ाना, साथ ही साथ निवेशकों को अवसर और नवाचारों के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण देना। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं इनके द्वारा एयर इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम, जिसको मंथन के नाम से जानते हैं, इसके दौरान साइबर सुरक्षा पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 9वें संस्करण का शुभारंभ भी किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला है लेक्सी चैटबॉट। याद रखिएगा, भारत में लेक्सी नामक चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि इस लेक्सी चैटबॉट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, फिनटेक कंपनी वेलोसिटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जिसे चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण माना जा रहा है। क्लियर? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि यह संस्थापकों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी प्रदान करता है, जिसे दैनिक व्यवसाय रिपोर्ट के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है मारबर्ग रोग। याद रखिएगा, ये जो मारबर्ग रोग है ये कहां पर इसकी पुष्टि हुई है? तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की है। आप सभी को बता दें कि इक्वेटोरियल गिनी से सेनेगल की एक प्रयोगशाला के लिए कुछ नमूने भेजे गए थे और वहां पर स्वास्थ्य एजेंसियों के द्वारा इस महामारी की पुष्टि की गई है। यानी सीधी बात आपको ध्यान में रखनी है कि मारबर्ग रोग के जो प्रकोप की पुष्टि हुई है वो कहां पर हुई है? इक्वेटोरियल गिनी में। अगला जो टॉपिक है वो है APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन। याद रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन फाउंडेशन के साथ मिलकर चेन्नई के पास चेंगलपट्टू के पट्टीपोलम गांव में
एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत की है। क्लियर है? तो इस स्थान को भी आप याद रखेंगे कि चेन्नई के पास चेंगलपट्टू के पट्टीपोलम गांव में इस एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, यह इस अभियान के तहत रॉकेट का प्रक्षेपण 19 फरवरी 2023 को हुआ। याद रखेंगे, निजी कंपनियों के द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है और इस परियोजना में 85% वित्त जो है वो किसका है? मार्टिन फाउंडेशन का। क्लियर है? याद रखिएगा, इस अभियान के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में कक्षा 6 से 12 तक के 5000 से अधिक छात्रों के द्वारा 150 PICO उपग्रह को डिजाइन और विकसित किया गया। अगला है डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। याद रखिएगा, 19 फरवरी 2023 को विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SII के नाम से जानते हैं, इसने हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है। याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये कहां पर स्थित होगा? तो ये भारतीय लोक कल्याण लोक स्वास्थ्य संस्थान हैदराबाद में स्थित होगा। याद रखिएगा, ये जो केंद्र है, ये लोक स्वास्थ्य शिक्षण, इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने, संक्रामक रोगों के फैलने पर प्रतिक्रिया के प्रयासों में अपनी सेवाएं देगा। क्लियर है? तो दो बातें याद रखनी है कि डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित हो रहा है, तो ये भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान हैदराबाद में स्थापित हो रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है पहला एग्री चैटबॉट AMAKRUSHAI। क्लियर है? यानी अमा कृष AI। क्लियर है? याद रखिएगा, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन सत्र में कृषि के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अमा कृष AI को लॉन्च किया है। ये जो अमा कृष AI चैटबॉट है, ये किसानों को सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों के लिए मदद करेगा, उन्हें सरकारी योजनाओं और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सरकारी बैंकों से ऋण उत्पादों के बारे में सूचित करेगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इस अमा कृष AI का संबंध कहां से है? उड़ीसा से है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अमा कृष AI है, ये 10,000 से अधिक किसानों को शामिल करने वाली एक पायलट परियोजना है और अगले 2 महीने में से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आप यहां पर याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि फिक्की के सहयोग से कृषि और किसान अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कृषि उड़ीसा 2023 में राज्य के 20,000 से अधिक किसानों और उद्यमियों ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? अगला है नया टाइगर रिजर्व डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात यहां पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है। क्लियर है? तो याद आपको इसमें इसके अतिरिक्त क्या ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है यानी NTCA है, उसने उड़ीसा राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। क्लियर है? यानी अब ये जो डेब्रीगढ़ जो है, ये एक टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा और कहां पर? उड़ीसा में। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम डेब्रीगढ़ की बात करें तो ये डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य का तीसरा और पश्चिमी उड़ीसा का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है और ये जो डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये 804.51 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। यदि हम उड़ीसा राज्य के 2 और अधिसूचित टाइगर रिजर्व की बात कर ले तो उसमें पहला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। यानी अब उड़ीसा राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 3। कौन कौन से? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व। यहां पर एक तथ्य और जान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य 2023 में भारत का सबसे नया 54वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है और ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है एनोफिलीज स्टेफेंसी। याद रखिएगा, ये जो एनोफिलीज स्टेफेंसी है, ये क्या चीज है? तो याद रखिएगा, केन्या अफ्रीका का छठा और नवीनतम देश होगा जिसने घातक मलेरिया प्रजातियों के संक्रमण की सूचना दी है। क्लियर है? ये जो एनाफिलीज स्टेफेंसी है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और अरब प्रायद्वीप में हुई थी। क्लियर है? और इस प्रजाति ने 1 दशक में अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार किया है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में पहली बार जिबूती में 2012 में, इथियोपिया और सूडान में 2016 में, सोमालिया में 2019 में और नाइजीरिया में 2020 में इसके होने की सूचना मिली थी। क्लियर? तो यहां पर आपको सीधी बात याद रखनी है कि अब अफ्रीका का ये छठा देश हो गया है केन्या, जहां पर इसके होने की सूचना मिली है। किसके? एनाफिलीज स्टेफेंसी के। क्लियर? अगला देखिए, अगला है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। याद रखिएगा, भारत अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किए गए एक वैश्विक मंच में शामिल हो गया है। अब भारत इस वैश्विक मंच में क्यों शामिल हुआ? उद्देश्य क्या है?
तो जो भारत जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली नवाचार है, उसमें निवेश और समर्थन में तेजी लाना चाहता है। इसीलिए वो अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किए गए इस वैश्विक मंच में शामिल हो गया है। आप जरा इसके बैकग्राउंड को देखिए। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं जिनका नाम है दम्मू रवि। उन्होंने अबू धाबी में I2U2 बिजनेस फोरम के मौके पर AIM4C में शामिल होने के भारतीय इरादे को व्यक्त करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर है? अब यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अब ये I2U2 क्या है? ये जो I2U2 बिजनेस फोरम की बात हो रही है, ये क्या है? तो इसमें पहले आई का मतलब है इजराइल, दूसरे आई का मतलब है इंडिया, पहले यू का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरे यू का मतलब है UAE। क्लियर है? इस बिजनेस फोरम के मौके पर भारत के जो संयुक्त सचिव दम्मू रवि हैं, उन्होंने AIM4C में शामिल होने के लिए लेटर पर साइन कर दिए। अब यहां पर AIM4C का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। क्लियर है? अगला देखिए। अगला है संचार उपग्रह झोंगसिंग 26। याद रखिएगा, ये जो झोंगसिंग 26 है, ये कहां का संचार उपग्रह है? तो याद रखिएगा, ये चीन का संचार उपग्रह है। और इस झोंगसिंग 26 को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। याद रखिएगा, झोंगसिंग 26 रासायनिक और विद्युत प्रणोदन दोनों का उपयोग करता है और ये DFH-4E उपग्रह बस पर आधारित है। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि ये जो झोंगसिंग 26 है, ये DDH-4E इलेक्ट्रिक उपग्रह है और ये चीन का पहला उपग्रह होगा जो 100 बाइट प्रति सेकंड से अधिक गति प्रदान करता है। इसे CSC के चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है 6 आकाश गंगाओं की खोज। याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JWST के नाम से जानते हैं, इसने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है जो बिग बैंग घटना के लगभग 500 से 700 मिलियन वर्ष बाद बनी थी। याद रखिएगा, शोधकर्ताओं ने JWST के कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली 44 रिलीज साइंस प्रोग्राम का उपयोग करके इन 6 विशाल आकाश गंगाओं को खोजा है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। क्लियर? अगला देखिए। इस प्रकार आज का सेशन यही कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।